हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ LNMU यानी कि ललित नारायण मिशन यूनिवर्सिटी BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो पेपर 3 है इसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में पेपर 3 के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले एक और बात समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप लोग एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ लिए, फिर अगर बाद में भूल भी जाते हैं ना, तो जैसे एग्जाम में अगर आप लोग पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके रहेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक समझे रहेंगे ना। अगर बाद में भूल भी गए तो एग्जाम में आपको जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये क्वेश्चन तो पढ़े हुए थे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके सामने, नज़र के सामने आंसर रहता है, बस आपको एक बार देख लेना होता है कि कौन सा इसका आंसर होगा। नज़र के सामने आंसर होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऐसा होता नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक और बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल रहेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी 20 नंबर का। अगर आप लोग ये अच्छे से 20 नंबर कर लेते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव को सही सही बना लेते हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपका जो टीचर होंगे उन पर मूड पर निर्भर करेगा, उनके मूड पर कि आपको कितना देते हैं। कोई 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें 12 दे दे, 15 दे दे, 10 ही दे दे, जितना उनके मन में होगा उतना देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग सही सही बनाते हैं तो आपको 20 नंबर पक्के हो जाए एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से सही सही बना के ही आना है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे इतना कर लीजिए, आपके एग्जाम में इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए, अगर अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से समझ जाएगा। हो सकता है आप 2-3 दिन बाद इसको भूल जाए, लेकिन अगर समझे रहेंगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा कि आपको अपने आप याद आ जाएगा, अरे इसका तो ये था, पढ़े हुए थे। इसलिए अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। और देखिए, इसमें आपको इस तरह से समझाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कि सब्जेक्टिव की तरह, कि आपको अच्छे से याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आप शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था। क्वेश्चन क्या करा ये समझ आइए। क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके मृत्यु यानी वो जो मर गया, उसके पश्चात यानी कुतुबुद्दीन जो मर गया उसकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात यानी कि उसके बाद में दिल्ली के जो राज सिंहासन था, सिंहासन, उस पर कौन बैठ गया था। आसीन मतलब होता है बैठना, तो कौन बैठा था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन बैठा था, तो आराम शाह बैठा था। याद रखिएगा, आसीन से आसीन यानी बैठना, आराम शाह, आराम शाह जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, किसके मृत्यु के समय, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस स्थान का गवर्नर था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जिस समय मृत्यु हुआ था ना, डेथ हुआ था ना, उस समय इल्तुतमिश जो था ना वो किस जगह का गवर्नर था, ठीक है। किस जगह का था, तो वो जो था बंदायूं का गवर्नर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था। किस मंडल का, तो 40 मंडल का। 40 मंडल का ना गठन किस शासक ने किया था, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो 40 मंडल का गठन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था। रजिया सुल्तान जो थी ना, उनके पतन का, पतन मतलब क्या होता है, वो जैसे कोई आदमी रहता है, वो धीरे धीरे मतलब अपने पतन की ओर चला जाता है, उसका नष्ट होते चला जाता है, ठीक है, वो नीचे की ओर चला जाता है। कोई आदमी ऊपर रहता है ऊंचाई पर, यानी बहुत ज़्यादा मान के चले आप अमीर ही है, और धीरे धीरे गरीब होने लगता है, तो उसका पतन होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो वैसे रजिया सुल्तान के ना पतन होने का क्या कारण था, उसका कारण क्या था कि उसका स्त्री होना, यानी वो स्त्री थी इसके कारण उसका पतन हो गया। उसका अयोग होना, यानी योग नहीं थी इसके कारण उसका पतन हो गया, या अमीरों की महत्वाकांक्षा इसके कारण उसका पतन हो गया। तो रजिया सुल्तान जो थी उसका पतन होने का मेन कारण था अमीरों की महत्वाकांक्षा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया। किसका सिद्धांत, तो राजत्व का सिद्धांत। इसका सिद्धांत ना किसने स्थापित किया है, तो बलबन ने किया। किसने, तो बलबन ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे। किस मुद्राओं को, तो इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं जो थे ना, उस मुद्रा मतलब जानते ना पैसा, इल्तुतमिश कालीन में, इल्तुतमिश के कालीन मतलब इल्तुतमिश के काल, उसके शासन के समय में मुद्रा मतलब पैसा को ना क्या कहते थे, तो टका कहते थे।
थे। क्या कहते थे? टका कहते थे। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। देखिए चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आपको जो आंसर है वही आपको पढ़ के बता रहे हैं, आंसर वही पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? किसको अधिक सक्षम बनाने के लिए? तो प्रशासन को ना अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश जो था ना, उसने क्या किया था? उसने क्या किया था कि उलेमा का गठन किया था। प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के लिए इल्तुतमिश ने उलेमा का गठन किया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2-3 साल तो आपके एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपको याद ही रखना है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि खिलजी शासन का स्थापना कब हुआ? ये तो समझिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। अब खिलजी शासन का ना स्थापना कब हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? तो 1290 ईस्वी। 1290 याद रखिएगा, 1290 ईस्वी में क्या हुआ था? तो खिलजी शासन का स्थापना हुआ था। ये दो आपको बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खिलजी वंश का स्थापना वाला 3-4 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है ना, आपके मतलब जो सिलेबस है उसमें बस 3-4 या 5 क्वेश्चन बनेगा। इस वंश का स्थापना कब हुआ, इस वंश का स्थापना कब हुआ, तो स्थापना कौन किया, कब हुआ, ये दोनों आपको याद ही रखना है। जैसे खिलजी वंश का संस्थापक आपको पता ही चल गया, जलालुद्दीन खिलजी है, और खिलजी वंश का शासन का स्थापना कब हुआ था? तो 1290 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलालुद्दीन के शासन की प्रमुख घटना थी। जलालुद्दीन के ना शासन की प्रमुख घटना क्या थी? तो सिद्दी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला का जो विद्रोह हुआ था, ये क्या थी? जलालुद्दीन के शासन की सबसे प्रमुख यानी कि सबसे मेन घटना। कोई घटना होता है ना कि मान के चलिए कोई मुख्यमंत्री है 5 साल के लिए, अब उसके समय सबसे कोई मेन घटना घट गई, ठीक है, तो वही जो घटना होती है वो सबसे मेन घटना होती है। उसके उसी तरह से क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन जो था उसके शासन के समय में, जिस समय जलालुद्दीन शासन करा था, उस समय की सबसे मेन घटना क्या थी? तो सिद्दी मौला का विद्रोह जो था, ये उस समय का सबसे मेन घटना थी, यानी प्रमुख घटना थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? कहाँ के विजय के लिए? तो दक्षिण विजय के लिए ना अलाउद्दीन ने किसे को भेजा था? तो वो भेजा था मलिक काफूर को। दक्षिण को विजय करने के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की? इन्हें कि कर लिया, नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने किस क्षेत्र पर विजय नहीं प्राप्त किया था? तो पंजाब के क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पंजाब क्षेत्र पर अब विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, यानी जीत नहीं पाया था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया था? चित्तौड़ का नाम बदल दिया था। अब उसका नाम जो बदल दिया तो उसका नाम बदल करके क्या नाम रख दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या बदल कर उसका नाम क्या रख दिया था? तो उसका नाम रख दिया था खिजाबाबाद रख दिया था, ठीक है ना, खिजराबाद। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है रानी पद्मिनी का संबंधी वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? किसका? तो रानी पद्मिनी का ना संबंधी वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? 4 ग्रंथ का नाम दिया है। अब चारों ग्रंथ में से किस ग्रंथ में रानी पद्मिनी का संबंध मिलता है? तो पद्मावत से। रानी पद्मिनी पद्मावत याद रखिएगा, रानी पद्मिनी का संबंध पद्मावत ग्रंथ से मिलता है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि पद्मावत के रचयिता कौन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सब आपको तो देखना ही है, लेकिन जो अगर आपको बता रहे कि इंपॉर्टेंट है उसका एक काम कर सकते हैं, अगर अब जल्दी में है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं अगर लिख सकते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। वैसे इसका PDF मुझसे तो आप ले ही लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप पूरा रिविजन करते रहें। तो और PDF जो देंगे उसमें आपको आंसर लगा होगा, जैसे है ना इसका पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत जो है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जयासी। तो उसमें आपको इसमें तो आंसर नहीं है, उसमें आपको आंसर के साथ देंगे कि जैसे पद्मावत के रचयिता जयासी हैं, फिर उसका कौन है उसके कौन है, ऐसे करके लगा रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सुधार करने वाले सल्तनत कालीन प्रथम शासक कौन थे? जिसने आर्थिक सुधार किया था सल्तनत काल में, वो प्रथम यानी वो पहला शासक कौन था जिसने क्या किया था? आर्थिक सुधार किया था। वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन जो था उसने क्या किया था? सबसे पहले आर्थिक सुधार किया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से
किस दक्षिण राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। अब अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने क्या किया था, निम्न में से यानी 4 राज्य का नाम दिया, इसमें से किस राज्य को अपने किस दक्षिण, ये चारों दक्षिण राज्य है, किस दक्षिण राज्य को क्या किया था, अपने राज्य में मिला लिया था। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस राज्य को, तो वारगल को। वारगल को क्या किया था, ये वारगल जो है ना दक्षिण में पड़ता है, और वारगल राज्य जो है ना इसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी, वारगल। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तुगलक वंशीय शासन की स्थापना कब हुई थी। ये तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुगलक वंशीय शासन की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी। तो 1320 में तुगलक वंशीय शासन की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, तुगलक वंशीय शासन की स्थापना कब की गई थी, तो 1320 में। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। बोले थे ना, ये सब याद रखना है कि लोदी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक। ठीक है ना, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका, देख ले तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन है ए बी सी, बी है, यानी कि बी हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर कब बैठा। मोहम्मद तुगलक जो था ना वो राजगद्दी पर यानी सिंहासन पर कब आसीन हुआ था, तो 1325 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक राजगद्दी पर कब बैठा, तो 1325 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक कालीन शासन प्रणाली में प्रांत के शासक को कहते थे, यानी तुगलक कालीन जिस समय तुगलक का यानी तुगलक जो था ना जिस समय उसका शासन काल था उस समय में ना प्रांत को क्या कहते थे, उस समय प्रांत के शासक को क्या कहते थे, तो नयाब या सुल्तान कहते थे, नयाब सुल्तान कहते थे। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत का यात्रा किया था। क्वेश्चन क्या है कि जिस समय मोहम्मद तुगलक का शासनकाल था उस समय किस विदेशी यात्री ने भारत का यात्रा किया था, तो इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन है सी, यानी क्वेश्चन क्या था कि मोहम्मद तुगलक के शासन में किस विदेशी यात्री ने भारत का यात्रा किया था, तो इब्न बतूता। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पिछले साल भी पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा ये कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था, तो फिरोज तुगलक, फौज से फिरोज और फौज से फिरोजाबाद। याद रखिएगा, फिरोजाबाद जो था वो किसने बनवाया था, तो फिरोजाबाद फिरोज तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत कालीन का वह कौन शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। सल्तनत काल का ना वह कौन सा शासक था जिसने क्या किया, अपनी आत्मकथा को लिखा था, तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा को लिखा था। ऑप्शन हो जाए इसका डी। और ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, वंश वाला नाम याद ही रखना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक जो था वो था खिर्ज खां। ये जो था ये सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिर्ज खां था। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। देखिए बोल रहे हैं बार बार कि आपको ये याद ही रखना है कि जैसे सैयद वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है ना, इस संस्थापक कौन थे तो याद ही रखना है, और उसका उसकी स्थापना कब हुई थी। तो वैसे ही अब सैयद वंश की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। सैयद वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1414 में। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1414 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि खिर्ज खान ने किस वंश की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन को अभी घुमा के दे दिया कि खिर्ज खान ने किस वंश की स्थापना की थी। तो अभी ऊपर में पढ़े थे ना कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिर्ज खान ने की थी। तब खिर्ज खान ने किस वंश की स्थापना की होगी, तो सैयद वंश की ना। तो देखिए इस तरह से घुमा के पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको सिर्फ अच्छे से समझ के जाना है। देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि रट के ही जाना पड़ता है, और हिस्ट्री में क्या अधिकतर क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कि कौन थे, कब हुआ, ये सब आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में तो आप लोग हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको याद ही रखना है। जैसे बलवन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें, ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो जरूर देख ही लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे बलवन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें, अब बलवन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, गेस्ट पेपर तो होगा ही आपके पास, मनोरमा का हो या कोई किसी भी प्रकाशन का हो, तो गेस्ट पेपर ले लीजिए, उसमें थोड़ा पढ़ लीजिए। अब उस पढ़ जो लीजिएगा तो बलवन के बारे में थोड़ा पढ़ लिए, अब थोड़ा समझ में आ गया, खुद से जाएंगे थोड़ा एग्जाम में बना के लिख दीजिएगा। हिंदी में तो लिखना है, खुद से बना के लिख सकते हैं ना, तो खुद से बना के थोड़ा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का रहा बात, ऑब्जेक्टिव तो 10 ही है, थोड़ा देख लीजिए, जितना बता रहे इतना देख लेंगे ना तो इनफ है। इसी के अंदर से जो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसलिए इतना बस कर लीजिए।
अब अगला क्या है कि लोदी वंश का संस्थापना। अब लोदी वंश का स्थापना कब हुआ था, किस ईस्वी में लोदी वंश का स्थापना हुआ था, तो 1451 में। 1451 में क्या हुआ था, लोदी वंश का स्थापना हुआ था। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ये तो समझ गया कि लोदी वंश का स्थापना हुआ था 1451 में, लेकिन लोदी वंश का ना संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन हो जाए इसका ए। इसमें लोदी नहीं दिया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था। सिकंदर लोदी जो था उसका वास्तविक नाम, उसका मेन नाम क्या था, तो निजाम खां था। ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन है इसका सी। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, तो निजाम खां था। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। कहाँ का, तो दिल्ली सल्तनत का ना सबसे अंतिम यानी कि लास्ट शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर पार्ट 3 में पूछेगा। ठीक है, इसलिए अभी से लेकर के आपको पार्ट 3 तक याद रखना है। वैसे तो आगे भी याद रखना है, लेकिन अभी फिलहाल याद ही रखना है दोनों पार्ट में। पानीपत का जो प्रथम यानी पहला युद्ध हुआ था, प्रथम मतलब पहला युद्ध, ये तो आपको पता ही होगा अगर 12th में किसी का हिस्ट्री रहा होगा तो। वैसे अभी पता कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। पानीपत का प्रथम यानी पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऑप्शन ए है ए में ही है 1526, तो ए ही हो जाएगा 1526। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में सूचना तथा गुप्तचार विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था। सल्तनत काल में ना सूचना, कोई सूचना देता है, गुप्त विभाग होता है, जैसे होता है ना अपना है रॉ विभाग, जैसे अपने देश का ना रॉ है ना, ऐसे ही सल्तनत काल में सूचना तथा गुप्तचार विभाग जो होता है ना उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था, उसका अध्यक्ष कहलाता खरीद ए मुमालिक, खरीद ए मुमालिक कहलाता था। यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान के अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था। किसके अंगरक्षक को, तो सुल्तान के अंगरक्षक को क्या कहा जाता था, तो जानदार कहा जाता था। सुल्तान के अंगरक्षक को क्या कहा जाता था, जानदार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है दीवाने इंसा, दीवाने इंशा किस विभाग के अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा जो था ना ये किस विभाग का अध्यक्ष होता था, तो ये आलेख विभाग का अध्यक्ष होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जरगर, जरगर का अर्थ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जरगर का अर्थ क्या है, तो जरगर का अर्थ होता है सुनार, सुनार यानी कि जो सोना बनाता है। जरगर का अर्थ क्या होता है, तो सुनार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कसाव का अर्थ होता है किसका, तो कशाफ। इसका ना अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कसाई। देखिए कसाब नहीं कहते, अरे कसाब है मतलब कसाई है, ऐसे ही कसाब का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कसाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि उलेमा की उपेक्षा किसने की है। उलेमा, उलेमा इसकी अब उपेक्षा ना किसने की है, इसकी उपेक्षा किया था बलबन ने। ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन 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 डी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि उलेमा की उपेक्षा किसने किया है, तो उलेमा की उपेक्षा किया है बलबन ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उलेमा का उपेक्षा तो समझ गए, लेकिन उलेमा का कार्य क्या था, कार्य मतलब काम क्या था, तो उलेमा का काम क्या था, राजनीतिक परामर्श देना, उसके बाद धार्मिक परामर्श देना, आर्थिक परामर्श देना। तो उलेमा का जो काम था वो काम था उनका धार्मिक परामर्श देना। ठीक है, धार्मिक बातों के बारे में बताना, परामर्श देना यानी अपना विचार देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे। इल्तुतमिश कालीन जो मुद्रा थे ना उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे टका, यानी यहाँ पर टक लिखा हुआ टका होगा। या इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को क्या कहते थे, टका कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या कि राजस्व संबंधी सुधारों को का प्रमुख उद्देश्य था। राजस्व संबंधी सुधारों का ना प्रमुख उद्देश्य यानी कि मेन उद्देश्य उसका क्या था, तो उसका मेन उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, संबंधी सुधारों का। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सिक्के किस धातु के थे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत ना सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो वो बने होते थे तांबा के। ऑप्शन हो जाए इसका डी। और अगला क्वेश्चन है जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन हो जाए इसका डी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। किसके मकबरे का, तो सिकंदर लोदी जो था ना उसका जो मकबरा था, उसका मकबरा का निर्माण यानी कि उस मकबरा को किसने बनवाया था, तो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था। किसका, तो फिरोज शाह कोटला, इसका ना निर्माण यानी किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी।
अब अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलकबाद की स्थापना किसने की थी? किसकी स्थापना? तो तुगलकबाद की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकबाद की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण किसने करवाया था? किसका? तो दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका निर्माण इसको किसने बनवाया था? दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती को, तो इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है अढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के निर्माण में कितना समय लगा था? 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना था ना, उस मतलब नामक मस्जिद, मतलब मस्जिद का नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। इस मस्जिद को बनने में ना कितना समय लगा था? तो 2.5 महीना लगा था। 2.5 दिन का झोपड़ा, या देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, अब इससे ही पता चलता है कि 2.5 महीना लगा, और ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका 2.5 महीना, 2.5 दिन होना चाहिए इसका, ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, 2.5 दिन का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है ना, 2.5 महीना नहीं 2.5 दिन होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनने में कितना समय लगा था, वो जो बना था मस्जिद, तो उसको 2.5 दिन लगा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद ये कहाँ पे स्थित है, यानी कहाँ पे है? 2.5 नामक जो झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक से 3 क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कितने का जो निर्माण हुआ था वो कितने दिन में बना था? तो 2.5 दिन में बना था। ठीक है, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा ये कहाँ पे है अभी के समय में? तो अजमेर में है। और इसको किसने बनवाया था 2.5 दिन के झोपड़ा को? तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीनों आपको याद रखना है, वैसे तो सभी ऑब्जेक्टिव याद रखना है, लेकिन इस 3 में से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, इसलिए अब जितना क्वेश्चन बताएं इस सबको अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाएगा। और एग्जाम में जिस दिन भी अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी एग्जाम में जाए उससे एक रात पहले, एग्जाम से एक रात पहले नहीं तो उस एग्जाम के दिन, सेकेंड सीटिंग में आपका एग्जाम होगा तो फर्स्ट सीटिंग में सुबह में जब भी आपको टाइम मिले या फिर एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को जरूर फिर से देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप अभी तो समझ गए, बीच में अगर भूल भी जाए ना तो उसमें आपको याद ताज़ा हो जाएगा और आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जरूर कर लीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ नंबर में इंप्रूवमेंट होगा ही। ठीक है, और देखिए अब तो पेपर 3 के लिए आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिए, उसके बाद अब सब्जेक्टिव आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, जो इसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, तो अगले वीडियो में पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद पेपर 4 का फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप जरूर कर ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों सब में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी देख सके ये वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।